हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए नया टॉपिक और नया चैप्टर यूनिट नंबर 6। अब ये हो गई है, पहले थी ये यूनिट नंबर 7। तो इसका यूनिट नंबर 6 हो जाने का कारण है कि जो छठवां चैप्टर आपका था तत्वों के निष्कर्षण एवं प्रक्रम, इस चैप्टर को तत्वों के निष्कर्षण एवं प्रक्रम को कोविड-19 की वजह से, यानी कि जो कोरोना वायरस चल रहा है, विद्यालयों में क्रमानुसार और समय अवधि पर पाठ्यक्रम जारी नहीं हो पाया है, जिससे पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। इसके चलते हुए कुछ चैप्टर को हटाया गया है, जिनमें से एक चैप्टर ये पूरा ही इसमें से हटा दिया गया, निगलेक्ट कर दिया गया है। तो छठवें चैप्टर के स्थान पर अब आपका आ जाएगा पी ब्लॉक के तत्वों का। ये जो चैप्टर शुरू होने वाला है ये होगा तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत में आते हैं धातुओं को किस प्रकार से निष्कर्षित किया जाता है, कौन कौन से प्रक्रम लागू होते हैं। तो उस चैप्टर को बिल्कुल इस वर्ष के लिए बिल्कुल सिलेबस से हटा दिया गया है। सन 2020 और 21 का जो होने वाला सेशन है, तो इसमें से इसको बिल्कुल ही हटा दिया गया है। अगले वर्ष ये क्रमानुसार फिर से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इस वर्ष के जो छात्र बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 12th क्लास की, तो उनके लिए इस चैप्टर को हटा दिया गया, तत्वों के निष्कर्षण एवं प्रक्रम। अब उसके छठवें स्थान पे आ जाएगा पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसको रब कर देते हैं कोविड-19 यानी कोरोना के कारण ये चैप्टर हटाए गए हैं। और सेकेंड बुक में भी एक चैप्टर है जिसे हम कहते हैं बहुलक, पॉलीमर भी हटा दिए गए हैं आपके। और बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो हटाए गए हैं, उनको हम अपने इस साल के सेशन में सम्मिलित ही नहीं करेंगे। तो अब चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। आपने आवर्त सारणी देखी होगी, तो उसमें देखने पर आपने देखा होगा कि साइड में जो सबसे किनारे की ओर एलिमेंट सारणी में रखे गए हैं मेंडलीव की सारणी में, तो उसमें जो सबसे अंतिम तत्वों की लाइनें हैं वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अगर आपको डेफिनेशन के माध्यम से बताना है तो ऐसे बताना होगा कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी उपकक्षा में प्रवेश करता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में प्रवेश करता है वह उसी ब्लॉक का ही तत्व कहलाता है। तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश के अंतिम उपकोश में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो हम आपको 1-2 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से समझाएंगे कि पी ब्लॉक के तत्व क्यों कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर बोरान ले लें, बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5। तो बोरान का हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका करिए 1s2 2s2, तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कॉमा 2p1। देखिए बोरान में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में प्रवेश किया है, पी कक्षा में। इसी प्रकार से कार्बन का कर लीजिए 1s2 2s2 2p2, यानी कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आया होगा वो पी कक्षा की दूसरी कक्षा में आया होगा। तो यहाँ पर जितने भी ये तत्व लिखे हैं, इन सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में प्रवेश करता है। सबसे बाह्यतम जो पी उपकक्षा होगी उसी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। और ऐसे जितने भी तत्व हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी उपकोश में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये आपके सामने चार्ट दिखाया गया है, जिसमें 13वां 14वां 15वां 16वां और 17वां और एक 18वें वर्ग को शून्य वर्ग कहते हैं। तो 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां और 18वां वर्ग मिलाकर पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनको अगर रोमन भाषा में बोलेंगे तो 3rd A बोरान का परिवार होगा, यानी परिवार को कहते हैं एक वर्ग। ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे की ओर चलने पर एक वर्ग होता है, उसी को उसका परिवार कहते हैं।
और 4th ए यानी कि 4th ए में कार्बन का परिवार होगा, 5A में नाइट्रोजन का परिवार होगा यानी नाइट्रोजन वर्ग के तत्व होंगे, 6A में ऑक्सीजन के सभी वर्ग के तत्व होंगे, ये ऑक्सीजन फैमिली कहलाएगी। तो यहाँ पर 7A में होंगे सभी हैलोजन तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाबीन, तो ये सभी क्या होंगे, हैलोजन वर्ग। और 8वां वर्ग यानी 18वां वर्ग, जो 18वां वर्ग होगा वो अक्रिय गैसों का होगा। इससे पहले एक गैस और होती है हीलियम, ठीक है। 18वां वर्ग अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 8वां वर्ग, 8वां, और यहाँ पर लिख देंगे शून्य वर्ग, शून्य वर्ग। और दिखा सकते हैं आप यहाँ पर हीलियम को, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं यानी इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो इन सभी वर्गों में आपके सिलेबस में कुछ ही वर्ग सम्मिलित किए गए हैं। वर्ग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्गों में ये बोरान का वर्ग 13वां वर्ग और 14वां वर्ग आपके सिलेबस में सम्मिलित नहीं है, लेकिन 15वां वर्ग, 16वां वर्ग और 17वां वर्ग और 18वां वर्ग, 18वें वर्ग में भी इतना कुछ नहीं है, लेकिन ये 15वां, 16वां और 17वें वर्ग ये फैमिली कहलाएंगी। 15वां वर्ग कहलाएगा नाइट्रोजन परिवार, क्योंकि नाइट्रोजन का वर्ग है तो इसी ये सब नाइट्रोजन के परिवार के सदस्य हैं। और 16वां वर्ग होगा जिसमें ऑक्सीजन के परिवार के सभी सदस्य होंगे। इनके बारे में सभी, ये ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, इनके विभिन्न यौगिक कैसे बनते हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं कितनी होती हैं, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती, इन सब के बारे में, हर एक तत्व के बारे में आपको पढ़ना होगा और इनके यौगिक के बारे में भी समझना होगा। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे 8 अंक का आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में हैलोजन वर्ग के तत्व हैं जिसमें इसे बोलेंगे फ्लोरीन परिवार। फिर आपका आ जाता है शून्य वर्ग जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रियाशील गैसें होती हैं जो क्रिया नहीं करती हैं, इसीलिए इन्हें शून्य वर्ग के तत्व भी कहते हैं। अब सबसे पहले आपको पढ़ना होगा 15वां वर्ग। ये दोनों वर्ग आपको इस आपके सिलेबस में सम्मिलित नहीं हैं, तो इनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय है कम और आपको तेज़ी से पढ़ना है और बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। आपको 17 में से 17 नंबर लाने हैं, 70 में से 70 नंबर लाने हैं, 70 में से पूरे 70 कंप्लीट करने हैं और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। तो 70 में से 70 लाने के लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट जो सिलेबस इस वर्ष सम्मिलित है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे और वैसे ही एकदम क्रमानुसार विधिवत पढ़ाई करते रहेंगे और जुड़े रहेंगे हमारे YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस से। और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें और जो हमारे नए स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही प्रोवाइड हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक पर। आप जान चुके हैं कि नाइट्रोजन वर्ग के तत्व क्या होते हैं, नाइट्रोजन ब्लॉक। तो यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानकारी हो गई। अब नाइट्रोजन परिवार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे इसकी जगह समूह 15वें के तत्व और कोष्टक में लिख देंगे नाइट्रोजन परिवार। तो समूह 15वें के तत्व, समूह 15वें के तत्व कहलाते हैं नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार। तो नाइट्रोजन परिवार में आवर्त सारणी के समूह 15वें बता रहे कि आवर्त सारणी के यदि आप समूह 15वें या 5A को देखेंगे तो उसमें
ऊपर से नीचे जाने पर आपको तत्व मिलेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये 5 तत्व मिलेंगे आपको, जिनमें सबसे पहला होगा नाइट्रोजन। इसी के आधार पर इसको नाइट्रोजन परिवार बोलते हैं। सबसे ऊपर नाइट्रोजन होगा, फिर उसके नीचे फास्फोरस, फिर उसके नीचे आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मथ। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ जिस परिवार में पाए जाते हैं या जिस वर्ग में रखे गए हैं वो वर्ग 15वां वर्ग या 5A वर्ग कहलाता है। इसमें आदि तत्व आते हैं। इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में, इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, कितने? 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बाह्यतम कोश में पाए जाते हैं। सामूहिक रूप से इन तत्वों को निकोजन, यानी कि ऐसा बोलेंगे कि नशे वाले तत्व भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता हो गया होगा, ये ज्ञात हो गया है कि समूह 15 या 5A के तत्व नाइट्रोजन परिवार कहलाते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आते हैं। अब हम आपको बताएंगे उपलब्धता। अकुरेंस, यानी कि ये प्राप्त कैसे होते हैं। सिर्फ किसको? फास्फोरस को छोड़कर, फास्फोरस को छोड़कर सभी तत्व प्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फास्फोरस इतनी अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है जितने के अन्य तत्व पाए जाते हैं। इस फास्फोरस को छोड़कर, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे आर्सेनिक, चाहे एंटीमनी और चाहे बिस्मथ, ये सभी तत्व प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, केवल फास्फोरस के अतिरिक्त। आप जानते हैं कि वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन तत्व होता है, नाइट्रोजन गैस, ये जो लिखे हैं ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, लेकिन नाइट्रोजन एक आणविक तत्व है। ठीक है, N2 ये लगभग 78% पाया जाता है वायुमंडल में। नाइट्रोजन जो है गैस वायुमंडल में 78% पाई जाती है। कहाँ? वायुमंडल में, वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा नाइट्रोजन, सोडियम नाइट्रेट NaNO2 इसके रूप में, फिर दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट के NaNO3 और KNO3, इसको बोलते हैं सॉल्ट, चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर या चिली सोरा, और इसको बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। तो वायुमंडल के अलावा नाइट्रोजन जो होता है वो चिली सॉल्ट पीटर और पोटेशियम नाइट्रेट, इसे इंडियन सॉल्ट पीटर में पाया जाता है। फास्फोरस के अन्य सभी तत्व धातु होते हैं पृथ्वी की भूपर्वतीय सतह पर, क्योंकि आर्सेनिक एक उपधातु है, तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथीन ये सभी प्रकृति की, जो पृथ्वी हमारी है उसकी भूपर्वतीय सतह पर पाए जाते हैं प्रकृति में। तो नाइट्रोजन तो वायुमंडल में 78% है और फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है। ये पेड़ पौधों और अन्य कार्बनिक पदार्थों में उपस्थित होता है। अब इसकी उपलब्धता के बाद में आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से करते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो हम सिखाते हैं। इसको रब करके थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर आप जान चुके हैं कि कौन से तत्व कितने पाए जाते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऊपर लिखते हैं, ऊपर की ओर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहला नाइट्रोजन का करेंगे, उसके बाद फास्फोरस में 15 होते हैं, आर्सेनिक में 33 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद एंटीमनी में 51 और बिस्मुथीन में 83 इनका परमाणु क्रमांक होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले इसका जनरल फार्मूला भी मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। तो यहाँ पर बताना होगा नाइट्रोजन परिवार, यानी कि हम समूह 15वें और 5A या समूह 15वां बोलेंगे या 5A के तत्व, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का हमें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र भी मालूम होना चाहिए। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP5। तो ये बताएंगे नहीं, सॉरी NP3, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 होते हैं। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। S में 2 और NP में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP3। देखें ऐसा रूप आपको प्राप्त होगा। अंतिम कक्षाओं में NS2 और NP3 आना चाहिए। तो हम करते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। करेंगे तो लिखेंगे 1s 2 2s 2 और 2p3। देख लीजिए NS2NP3 आ गया। अंतिम कक्षा देखेंगे, देखिए कोई भी S हो उस पर 2 और अंतिम कोई भी P हो, चाहे वो 2 नंबर के लिए आए, दूसरी कक्षा के लिए, तीसरी कक्षा के लिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP3 होना चाहिए। ऐसे ही फास्फोरस का 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p3 जोड़ लें, आपके 15 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। देखिए 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15। ये हो गया फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद आर्सेनिक 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 3d10 4s 2 4p3। अब आपको देखना होगा इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे, दो यहाँ तक 10 हो जाते हैं क्योंकि 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 10 28 और 5 33 हो गए पूरे 33 इलेक्ट्रॉन। और देखिए क्रम भी जारी है कि यहाँ पर देखिए 2s2 2p था, यहाँ 3s2 3p है, यहाँ पर 4s2 4p है, ठीक है 4p3 है। अब इसके आगे 5s होगा और 5p3 होगा। तो देखिए कैसे होगा 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 3d10 3d10 4s 2 4p6 4d10 5s2 और 5p3। अब जोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन को। हमने विन्यास कर दिया 10 2 12 6 18 10 28 2 30 और 6 36 और 10 46 और 5 51। कितने हो गए? 51। अब इस कक्षा में क्या शुरू हो जाएगी? जब बिस्मुथीन पर जाएंगे
तो हमें मालूम है कि एक्टिनाइड और लैंथेनाइड सीरीज के सामने एक्टिनम और लैंथेनम तत्वों से हमने 14 तत्व उठाकर एक नए वर्ग का निर्माण किया था जिसका नाम था एफ ब्लॉक के तत्व। कब? एक्टिनम और लैंथेनम 57 La57 और एक्टिनम 89, इनके बीच से हमने तत्व उठा लिए क्योंकि इनके बाद जो तत्व आ रहे थे उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष d उपकोष के बजाय कहाँ प्रवेश करने लगा? f कक्षा में। जब अंतिम f कक्षा में प्रवेश करने लगा तो अब वो डी ब्लॉक का तत्व कैसे कहलाया जा सकता था? तो उन तत्वों को 14 तत्वों को निकाल कर लैंथेनाइड सीरीज के बाद और फिर एक्टिनम के बाद में उठाकर 2 नई साड़ियाँ बनाई गईं जो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, जिसमें पहला आवर्त, पहली रो क्या कहलाएगी? लैंथेनाइड और दूसरी रो कहलाती है एक्टिनाइड, क्योंकि पहली रो निकाली गई थी लैंथेनम के बाद में और दूसरी निकाली गई यहाँ पर होती है HF हाफमियम और यहाँ पर होता है रुथरफोर्डियम RF। तो इसके बीच से लैंथेनम 57 और हाफमियम के बीच से एक रो निकाल दी गई। 14 अगर इसमें ऐड करें, 57 में 14 ऐड करें तो कितने हो जाते हैं? 7 4 11 और 6 71, यानी हाफमियम 72 होता है और ये होता है 104। ठीक है, लैंथेनम 57 से हाफमियम 72 के मध्य से सीरीज निकाल ली गई और जिन्हें उठाकर एक नए आवर्त में या नए ब्लॉक में रखा गया, वो तत्व एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। उसी एक्टिनम लैंथेनम सीरीज में आ जाता है आपका बिस्मथ, क्योंकि बिस्मथ यहाँ 72 के बाद 73 74 75 और डी ब्लॉक पी ब्लॉक से पहले है चूँकि, तो 72 के बाद जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको 83 मिल जाएगा, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन एफ कक्षा में प्रवेश करने लगता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरेंगे? 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10। अब चूँकि यहाँ पर एफ कक्षा वाले भी तत्व आए थे, एफ कक्षा वाले किस में मिले थे? लैंथेनम में। तो हमें कक्षा भरनी होगी 4f की, तो यहाँ पर हम भरेंगे 4f 14 और लिखेंगे 5s 2 5p 6 5d 10 6s 2 और 6p 3। अब हम इलेक्ट्रॉनों को जोड़ते हैं, देखते हैं 83 प्राप्त हुए कि नहीं। तो जोड़ेंगे 2 2 4 और 6 10 2 12 6 18 10 28 2 30 और 6 36 10 46 और 14 46 और 14 जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे कितने? पूरे 60 हो गए। ये 46 14 60 और 2 62 और 2 68 और 10 78 और 5 78 और 5 आप जानते हैं कितने होते हैं? 83 होते हैं। 83 हो गए आपके। तो ये आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका। देखिए, जब भी किसी के परिवार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा उसमें कि हर एक तत्व के बाद उसकी नियमितता बनी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कक्षाओं एक क्रमिक रूप में बढ़ेंगी। जैसे यहाँ पर क्या था अंतिम? 2s2 2p3। अगले तत्व में क्या आया? 3s2 3p3। अगले में क्या आएगा? 4s2 4p3। अगले तत्व में क्या आया? 5s2 5p3। और अगले तत्व में क्या आया? 6s2 6p3। सब क्रम वही जारी रहा और हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम क्या था? ns2 np3।
कोई भी क्वांटम नंबर हो, बस उसकी कक्षा अंतिम यस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन हैं यही इसकी मेन संयोजकता होती है, क्योंकि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही बंध का निर्माण करते हैं। अब देखिए कक्षाओं का क्रम, ये देखिए यहाँ पर 2 ही कक्षाएं सम्मिलित हुई, इसमें एक ये 3 कक्षाएं हो गई, इसमें एक ये और एक ये, क्योंकि जितने नंबर चलते हैं वही कक्षाएं होती हैं। और एक ये और एक ये 4 कक्षाएं हो गई, इसमें एक ये, एक यहाँ पर और एक ये और एक ये आ गई आपकी, एक ये आ गई। कितनी कक्षाएं हो गई? 5 हो गई। इसमें देखिए एक ये कक्षा, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी 4 वाली, 5वीं 5 और 6वीं 6। अब जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ेंगी तो इनकी त्रिज्याएं, इलेक्ट्रॉन भाई ज़्यादा परिवार के मेंबर हो गए। इलेक्ट्रॉन पहले इस परिवार में नाइट्रोजन के पास 7 थे, फिर 15 हुए, फिर 33 हुए, फिर 51 हुए, फिर 83 हुए। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण घट जाएगा। तो इनके आकर्षण, विकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण हमें इनके बताने होंगे भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो हम पहले इसके बताएंगे नाइट्रोजन परिवार के भौतिक गुण। किसके भौतिक गुण बताने हैं? नाइट्रोजन परिवार के। तो इसको रफ किए देते हैं। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहले हमें भौतिक गुण के बारे में पढ़ना होगा इस ब्लॉक के कि इसके भौतिक गुण क्या हैं, क्या क्या ये भौतिक गुण प्रदर्शित करता है। तो चलते हैं अपने भौतिक गुणों। नाइट्रोजन परिवार किस प्रकार के भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल में बताएंगे भौतिक गुणों में। जिसमें भौतिक गुण सबसे पहला है परमाणु आयतन या त्रिज्या। आयतन मतलब होता है कितना बड़ा उस परमाणु का आकार है। इनके तत्वों, जो पूरा नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन परिवार है, इनमें जितने भी तत्व पाए जाते हैं इनके परमाणुओं का आकार कितना है। दूसरा है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस में से किस अवस्था में ये पाए जाते हैं। तीसरा है घनत्व। घनत्व कैसा होगा ये बात करनी है। धात्विक व्यवहार, कौन सा धातु है, कौन सा गैस है, कौन सा उपधातु है, ये भी आपको बताना होगा। उसके बाद में विद्युत ऋणात्मकता बतानी होगी कि ये इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से आकर्षित करते हैं। फिर उसके बाद गलनांक व क्वथनांक, संयोजकता क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं और आणविक अवस्था। इसके अलावा 2 और हैं, उसको भी बताएंगे। इस बोर्ड में एक साइड से लिख नहीं पाए क्योंकि शेष स्थान हमको चाहिए आपको इनके बारे में समझाने के लिए। तो चलिए आ जाते हैं पहले पॉइंट पर, पहले गुण पर। क्या कह रहा, परमाणु आयतन तथा त्रिज्या। आपको बताते हैं कि नाइट्रोजन परिवार में, यानी कि नाइट्रोजन में हम चलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इन तत्वों को हम क्रम से लिखते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये हैं तत्व, ये 7, 15, 33, 51, 83। ये इनके क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या परमाणु क्रमांक। ठीक है। जब हम परमाणु त्रिज्या की बात करें तो नाइट्रोजन परिवार में यहाँ समूह 5A में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्याओं के आकार बढ़ते रहते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु कक्षाएं भी बढ़ती रहती हैं, और जिनसे क्या होता है, नाभिक का आकार या कहें परमाणु का आकार
बड़ा हो जाता है। हमने आपको कक्षाओं में डैश कर कर बताया था जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था। देखिए पहले में नाइट्रोजन में कितने थे, इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ था, फिर इसका इतना हुआ, फिर इसका इतना हुआ तो और इसका इतना हुआ। क्या हुआ कि परमाणु आकार बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? क्योंकि परमाणु क्रमांक 7 से 15 हुए, 15 से 33 हुए, 33 से 51, 51 से 83 हुए। जब आपके पास ज़्यादा लोग बैठाने हो और कक्षाओं में एक लिमिटेशन हो कि इतने ही बंदे इस कक्षा में आ सकते हैं और संख्या आपके पास बढ़ती चली जाए तो आपको क्या होगा, और अधिक कक्षाओं की ज़रूरत पड़ेगी और दूरी आप करेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन में कितनी कक्षा है? 1s 2s 2p 3, तो 2 कक्षाओं में काम चल गया। अब जैसे ही 15 का करेंगे तो कक्षाएं और बढ़ेंगी, तो इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी बढ़ेगी और नाभिक से जब दूरी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण नाभिक से घटने लगता है, क्योंकि ये है आपका नाभिक और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रहते हैं। दूसरी कक्षा, जैसे पहली कक्षा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने आए? 5। जब कक्षाएं ऐसे बढ़ती रहेंगी तो इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण घट जाता है, परमाणु त्रिज्याएं बढ़ जाती हैं और क्या होता है कि परमाणु का आयतन भी बढ़ जाता है। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं। 7 से 15 होंगे, 15 से 33, 33 से 51, 51 से 83। तो कहने का मतलब है कि समूह 15वें या नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर या नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाने पर परमाणु त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक जब बढ़ता है तो कक्षाओं में भी वृद्धि होने लगती है। अब ये बात आप समझ गए होंगे कि ये 1s2 है, ये 2s2 2p6 है, ये 3s2 3p6 3d है, ये 4s2 4p6 4d से हो जाएगी और यहाँ पर 5s। फिर ऐसे जब दूरी बढ़ जाएगी तो देखिए त्रिज्या भी बढ़ गई, है ना। तो त्रिज्या बढ़ जाएगी, परमाणु का आकार भी बड़ा हो जाएगा, गोला बड़ा हो जाएगा, और जब त्रिज्या छोटी हो जाएगी तो परमाणु आकार भी आपका छोटा हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन परिवार में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ त्रिज्याएं भी बढ़ती रहती हैं, परमाणु का आयतन भी बढ़ता रहता है। ये बात हो गई इसकी। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में आप जानते हैं कि भौतिक अवस्था में तत्व ठोस, द्रव या गैस है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं, यही 3 होती हैं। तो आपको पता है कि भौतिक अवस्था में नाइट्रोजन एक गैसीय होता है। ये क्या होता है? गैस। फास्फोरस क्या होता है? मोम जैसा, मोम जैसा। अब मोम जैसा होता, उसके बाद आर्सेनिक कुछ और धात्विक रूप में जला जाता है। बिस्मथ और एंटीमनी दोनों धातुएं होती हैं। तो बोलेंगे कि भौतिक अवस्था में नाइट्रोजन एक गैस है, जिनमें नाइट्रोजन को हम N2 लिखते हैं, द्विअणुक परमाणु है, ये द्विअणुक तत्व है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बंध होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट में होता है NP3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन अन्य नाइट्रोजन के परमाणु से साझा करके त्रिबंध बना लेते हैं, जिसमें 2 पाई और 1 सिग्मा बंध पाया जाता है। 2 पाई और 1 सिग्मा बंध होता है। अब त्रिबंध में ये नाइट्रोजन गैस है, जिसमें 3 बंध उपस्थित होते हैं। फास्फोरस मोम जैसा होता है, आर्सेनिक एक मृदा जैसी धातु होती है, और एंटीमनी बिस्मथ बिल्कुल कठोर धातुएं होती हैं, जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। आप जान चुके हैं कि नाइट्रोजन कैसा है, फास्फोरस कैसा है। अब आ जाएगा आपका तीसरा गुण, लिख देते हैं एंटीमनी, इनकी तो ज़रूरत पड़ती रहेगी।
और बिस्मुथीन, बिस्मथ 83। घनत्व, घनत्व की बात होती है डेंसिटी। आप जानते हैं कि हर एक कण का सूक्ष्म से सूक्ष्म कण हो उसमें भी अपना एक वजन होता है, और जब वो बार बार बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा तो घनत्व भी बढ़ जाएगा। अब नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉनों का अपना घनत्व है, और फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन है यानी कि नाइट्रोजन से ज़्यादा घनत्व है। उसके बाद आर्सेनिक में क्या है 33 इलेक्ट्रॉन, तो और भी घनत्व हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना एक घनत्व होता है, और किसी भी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब में अपना एक निश्चित द्रव्यमान होता है, तो यहाँ पर घनत्व बढ़ता ही जाएगा। तो बोलेंगे कि 15वें वर्ग के तत्वों में या नाइट्रोजन परिवार में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों का घनत्व बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ तत्वों के घनत्व में वृद्धि आ जाती है। अब आ जाते हैं धात्विक व्यवहार। धात्विक व्यवहार की बात करें, धातु का व्यवहार बताना है, किसमें कौन सी धातु है कौन सी धातु नहीं है। तो यहाँ पर बताएंगे कि नाइट्रोजन तो एक आपका गैस होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं अधातु, अधातु। और यहाँ पर आर्सेनिक और एंटीमनी हो जाते हैं उपधातु, मेटेलॉइड। और बिस्मथ तो आपकी पक्की धातु है। क्या है? एक धातु है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है? अधातु। और आर्सेनिक, एंटीमनी क्या? उपधातु। इसे बोलते हैं क्या? नॉन मेटल। और इसे मिलते हैं मेटलॉइड, और इसको बोलते हैं मेटल्स। ठीक है, तो आपको ये क्या समझ में आ रहा कि धात्विक गुण बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। 7 से 15 हुआ, 15 से 33, 33 से 51, 51 से 83। तो तत्वों का धात्विक गुण बढ़ता चला जा रहा है। तो नाइट्रोजन से बिस्मुथीन तक जाने पर तत्वों का धात्विक गुण बढ़ता जाता है समूह वर्ग 15 के तत्वों में या 5A के तत्वों में। तो जब जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु होते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु, और बिस्मुथीन बिल्कुल बिस्मथ एक प्योर मेटल होता है। तो क्या देख लिया आपने कि ये दोनों तो अधातु हैं, ये उपधातु और ये धातु होते हैं। अब आ जाएंगे विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों का अपने नाभिक से कितना आकर्षण है। इलेक्ट्रॉनों का अपने नाभिक से कितना आकर्षण है, जिसके कारण वो किसी अन्य तत्व के इलेक्ट्रॉनों को छीन ले। तो नाइट्रोजन 7, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33 और एंटीमनी 51 और बिस्मथ 83। भाई जितना इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण होगा विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना परमाणु का आकार छोटा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा? नाइट्रोजन का सबसे छोटा परमाणु आकार है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं तक जाता है 2s 2p तक, यहाँ पर 3s 2 3p तक, इसका 4s 2 4p तक। देखिए दूरी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से। तो इलेक्ट्रॉनों की जब नाभिक से दूरी हो जाती है तो क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से ये सिद्ध हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण घटता जा रहा है। ये नाभिक है, इससे इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। जैसे यहाँ नाइट्रोजन तक था, फिर फास्फोरस यहाँ पहुँचे और दूरी बढ़ती चली जा रही है गोले में। तो इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण घट जाता है और विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। तो कहेंगे कि समूह 15 में या बोलेंगे 5A के तत्वों में नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाने पर
तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान घटता जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण घट जाता है। इसीलिए विद्युत ऋणात्मकता का मान नाइट्रोजन से बिस्मथ तक कम हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक, आप जानते हैं गलनांक व क्वथनांक। गलनांक ऊपर से अधातु, नीचे पे धातु। यहाँ क्या है? अधातु, और नीचे क्या है? धातु। धीरे धीरे धात्विक गुण बढ़ता जा रहा है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर एक लाइन, जब नाइट्रोजन के परिवार में या समूह 5A के तत्वों में नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाते हैं तो तत्वों के गलनांक व क्वथनांक का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक से बढ़ने पर धात्विक गुण बढ़ता है और धातुओं के गलनांक तो आप जानते ही हैं कितने ज़्यादा होते हैं। धातुओं को गलने में बहुत समय लगता है। जैसे आयरन धातु है, आप गलाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। संयोजकता। संयोजकता का मतलब है कि ये तत्व कितनी संयोजकता प्रकट करते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता NS2Np3। ये सभी तत्व नाइट्रोजन से बिस्मथ तक के तत्व +3 संयोजकता प्रकट करते हैं। +3 संयोजकता प्रकट करते हैं। इनकी संयोजकता नॉर्मली 3 होती है, ये 3 तो बंद बनाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर आ जाती है अमोनिया, कितने हाइड्रोजन जोड़े हैं? 3। ऐसे ही फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 होता है। लेकिन जिन तत्वों में डी कक्षा आने लगती है, डी, स्मॉल डी, वे तत्व +3 और +5 भी, क्योंकि इनके ये 2 कक्षा, ये NS2, ये इलेक्ट्रॉन भी बंद बनाने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं, तो ये फास्फोरस PCl5 भी बनाता है। अब इसके 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ये और 3 ये शामिल हो जाते हैं। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सी कक्षा आती है? स्मॉल डी, और जिसमें नहीं आती है वो 3 ही बंद बनाते हैं, यानी 3 संयोजकता होती है। जिसमें डी उपकक्षा आने लगती है वो +5 तक संयोजकता प्रकट करते हैं। अब आप बात को समझ गए होंगे। ऑक्सीकरण अवस्थाएं, अब इनकी बताते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं। अगर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से मिलाएं तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन -3, +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रकट करता है। लेकिन जो तत्व 5 बंध बनाते हैं तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था +5 भी हो जाती है। जैसे PCl5, क्या हो गया? PCl5 या BiCl5, बिस्मथ पेंटा क्लोराइड। जब ये 5 क्लोराइड टूटेंगे तो आप जानते हैं कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बिस्मथ से बहुत अधिक होती है। ये इसके इलेक्ट्रॉनों को छीन ले जाएगा तो इस पर +5 आ जाएगा और क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 5 क्लोराइड आयन हो जाएंगे। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस, और अमोनिया, जैसे अमोनिया बनी हो NH3, ये -3 क्यों है? जब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आयन में बदलेंगे तो इस पर हो जाएगी -3 और 3 हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से बहुत कम होती है। तो नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो नाइट्रोजन -3 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है। लेकिन जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षा आ जाती है वो +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करते हैं। ऑक्सीकरण संख्याएं इनकी क्या होती हैं? -3,
5 + 3, +5 तक ये आक्सीकरण अवस्थाएं प्रकट करते हैं। अब आ जाता आणविक अवस्था। आणविक अवस्था में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन एक द्विपरमाणविक आणविक है, अणु है। कैसा है? द्विपरमाणविक। इसके 2 परमाणु मिलकर एक मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। सॉरी, एक ही एन बनाना था, कितने एन बना डाले ये। तो ये द्विपरमाणविक आणविक है, बाकी सब एकल आणविक हैं, सब एकल। P अकेला लिख सकते हैं, P4। नहीं, फास्फोरस 4 आणविक होता क्योंकि P4 लिखते हैं। इसकी संरचना हो जाती है P4 इस प्रकार से। यहाँ नहीं बनाए, यहाँ बनाते हैं। जब फास्फोरस अणुओं के रूप में आता है तो उसके हमें 4 फास्फोरस के परमाणु चाहिए। तो नाइट्रोजन होता है द्विपरमाणविक अणु और फास्फोरस होता है 4 परमाणविक आणविक अवस्था में। लेकिन आर्सेनिक, ये मिटा देते हैं, ये दोनों आणविक अवस्था में होते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथीन एकल परमाणविक और आणविक अवस्था में पाए जाते हैं। अब इसको रफ कर देते हैं। और 2 पॉइंट और बचे हैं आपके। अब आ जाती अपरूपता। और उसके बाद में होगा आपका विद्युत और ऊष्मीय चालकता। तो आपको ये 2 पॉइंट के बाद में ये आपके भौतिक गुण खत्म हो जाएंगे नाइट्रोजन परिवार के। तो अपरूपता बताते हैं कि बिस्मत को छोड़कर, बिस्मत एक धातु होती है, इसके अपरूप नहीं पाए जाते हैं। बिस्मत को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के जो नाइट्रोजन परिवार में रखे गए हैं उसके अपरूप पाए जाते हैं। अपरूप जानते हैं, जैसे अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, विभिन्न अपरूप नाइट्रोजन के होते हैं। फास्फोरस के PCl3, PCl5, H3PO3 आर्थोफास्फोरिक अम्ल, H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल। कितने अपरूप हैं? बहुत सारे अपरूप में फास्फोरस पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, आर्सेनिक भी पाया जाता है और एंटीमनी भी पाया जाता है। लेकिन बिस्मत एक ऐसी धातु है जिसके अपर रूप नहीं पाए जाते हैं। अपर रूप बोले जाते हैं, सॉरी अपरूप लिख दिया। अब आ जाते हैं विद्युत और ऊष्मीय चालकता। विद्युत और ऊष्मीय चालकता उन्हीं में ज़्यादा होती है जो धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो नाइट्रोजन परिवार में हम नाइट्रोजन से फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत, यहाँ से यहाँ तक ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो तत्वों का धात्विक गुण बढ़ता जाता है और धातुएं विद्युत और ऊष्मा की चालकता करती हैं। चालक होती है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो ये ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं जब धातुओं में कन्वर्ट होने लगें। जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं समूह 15 में या 5A में, तो तत्वों का धात्विक गुण बढ़ता जाता है। तो इनकी विद्युत चालकता और ऊष्मीय चालकता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है इस वर्ग के तत्वों के। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यदि हमारा ये वीडियो इंट्रोडक्शन का आपको ज़्यादा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, जितने व्यूज़ आते हैं उतने ही कम से कम लाइक होना चाहिए। जो भी देखता है उसे वीडियो को लाइक करना चाहिए और पसंद करता है और इन टॉपिक को नोट करते चलें। जो इस वर्ष आपका सिलेबस सम्मिलित है उसी को पढ़ाएंगे, शेष को नहीं, क्योंकि उसको कोविड-19 के कारण विद्यालयों में अभी भी अध्यापन का कार्य नहीं शुरू हो पाया है, कोई स्टडी नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन चल भी रही है तो वो भी सही से नहीं
कर पा रहे हैं स्टूडेंट। तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस से। ऐसे ही आपको वक्त से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।